नमस्कार। आओ जाने क्रम में आज हम हैं छत्तीसगढ़ की पांडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद जी के साथ में। और पूजा निषाद जी आजकल बहुत अच्छा गा रही हैं। आइए हम उनसे ही सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज में बहुत आपका। बहुत आपका भी स्वागत है। नमस्ते। मैं उसी कुल में जन्मा हुआ जिसका आप गायन कर रही हैं, डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी, सादर अभिवादन करता हूँ। आपका भी नमस्कार। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली अचानक कि मैं पांडवानी गाऊं? क्योंकि आप जैसी युवा तो आजकल डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए और तरह तरह के एक सपने सजो के रखती हैं कि हम ये करेंगे। लोक गायन की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैं ग्रंथ पढ़ने का तो हमारे घराना चले आ रहे थे। जी वैसे तो रामायण हम लोग रामायण पाठ करते थे। हमारे पिता लोग 4 भाई हैं, तो सभी लोग एक कबीरपंथी हो गए। जी एक महाभारत को लेके चले, एक राम को लेके चले। जी इस तरह से हमारे घर में चलते आ रहे थे। हमारे घर में ये संस्कृति हो गई थी, पढ़ने के बाद स्कूल से आते थे तो जब तक कि ये महाभारत का अध्याय एक पाठ नहीं पढ़ोगे, रामायण का एक पाठ नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको खाना नहीं दिया जाएगा। अच्छा। ये हमारे घर में प्रचलन। तो हम खाना के डर में, मार के डर में, हम स्कूल का होमवर्क भी करती थी और उसके चक्कर में उसको भी करना पड़ता। तो उन्हें ये संस्कृति हमारे परिवार ने दिया कि ये हमारे जड़ है। अपने परिवार के बारे में बताइए, कहाँ की रहने वाली हैं मूल रूप से आप? मूल रूप से हमारे गांव रिंगनी है जी। और इस पांडवानी को लेकर महाभारत भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी भगवान के गाथा को गाते गाते हमारे बड़े पिताजी पद्मश्री तक पहुँचे और पहले विदेश यात्रा किए। उनके सानिध्य पर ही पद्म विभूषण हुई है तीजन बाई। लेकिन पहले तो हमारे पिताजी थे 2 जने, एक झाड़ू राम देवांगन और एक पद्मश्री पूनाराम मिश्र। इन दोनों को अवसर प्रदान हबीब साहब ने दिया दिल्ली में, नया थिएटर। हबीब तनवीर साहब ने। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि आप तो वेदमत शैली में हो पुरुष प्रधान जी। एक कोई लेडीज में लाओ। फिर उन्होंने तीजन बाई को ले गया जी। तब चल के ये 2 शैली बहुत फेमस हुए। तीसरा शैली के लिए उनको रखे थे वहाँ ड्रामा, जुगलबंदी महाभारत के लिए ये पंडवानी, तीनों पंडवानी को हबीब साहब ने रखा। तो महाभारत को लेकर 3-4 ड्रामा बनाए उन्होंने। तो वहीं से अब फिर उनके बाद मैं बोली मेरा परिवार ही कर रहा है और मेरे को प्रेशर ही डाल रहा है। तो मैं पढ़ते पढ़ते उनके, तो उस समय तो ज्ञान नहीं था तो प्रेशर में पढ़ती थी। अब भैया डर के वजह से पढ़ना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी है, वेद का अध्ययन ज़रूरी है, बोल रहा है तो करना ही पड़ेगा। फिर पढ़ते पढ़ते मेरे को एकदम से दिमाग आ गया कि आज हम जो भी पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो सारा चीज़ का आविष्कार हुआ है, आज टेलीविज़न का आविष्कार हुआ है, कहीं ये वेद व्यास जी नहीं लिखे होते, वाल्मीकि जी नहीं लिखे होते, सारा चीज़ शोध करके वो राइटर नहीं होते, तो आज हम पढ़ते किसको? तो मेरे दिमाग में जड़ बात यही आई कि कहीं ना कहीं आज से इतिहास काल में भी शिक्षा था और शिक्षा था तभी ये लोग गुरु विद्या अध्ययन करवाए। द्रोणाचार्य जी ने क्या किया? विद्या अध्ययन ही करवाए। तो हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ में इस शिक्षा को क्यों बिसारें? और जबकि ये शिक्षा अमूल्य है, हमारी ये मूल्य शिक्षा है। अगर हम इसको नहीं जानते हैं तो मान के चलो हमारी पूरी शिक्षा अधूरी है। क्योंकि हमको जीवन जीने का कला, भगवान श्री कृष्ण जी 108 कला के धारी हैं, 64 कलाधारी हैं। तो हर चीज़ में उसका कला है। आप पढ़ते जाओगे उसकी हर एक कला आपको याद आएगा और उससे हट के हम नहीं जी रहे हैं। फिर दैनिक क्रिया में झांके मैं कि उससे हट के हम नहीं जी रहे हैं। हम कहीं बोलते हैं हम एक अच्छा लेक्चरर बनने के लिए जाना है करके सोच रहे हैं। इसमें 22 का आयुर्वेद संचार है। 4 वेद पहले बने थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। उसके बाद में तो पंचम वेद महाभारत का निर्माण व्यास जी ने किया। तो सारा चीज़ अगर ये जितना आविष्कार हुआ है वो तो सब महाभारत से ही हुआ है। अगर अर्जुन ने कहीं बाण मार के धरती से गंगा मैया को नहीं निकाला है तो मान के चलो ये आज हम हैंडपम्प, बोरवेल, घर घर में नल चल रहा है, अटैच बाथरूम, अटैच किचन में पानी, ये सब में पानी वो कहाँ से आया? वो पढ़ने से ज्ञात हुआ।
अच्छा, एक प्रश्न सब मेरे मन सारा में, चीज वेद में है, कोई वेद से गलत चीज एक नहीं है। प्रश्न मैं यहाँ पर और आपसे करना चाह रहा हूँ। देखिए, संघर्ष के भी कुछ समय ऐसे आपके जीवन में आए होंगे जब परिवार में या आपके समाज में या रिश्तेदारों ने आपको पढ़ाई के प्रति कहा होगा कि पहले पढ़ाई करो और इस लोक गाथा गायन से क्या मिलेगा ज़िंदगी में, पहले तो पढ़ोगी तो अच्छा नाम होगा। तो क्या कुछ संघर्ष आपके जीवन में भी ऐसा आया? क्योंकि पांडवानी की जो गायिका तीजन बाई जी का आपने नाम लिया, उन्होंने अपना बड़ा संघर्षमय जीवन मुझे बताया था। जी तो क्या कुछ आपके साथ भी ऐसा रहा कि आपको संघर्ष करना पड़ा हो इस लोक गाथा गायन में आने के लिए? हाँ सर, मेरे को संघर्ष पढ़ना पड़ा, क्योंकि इस लोक गाथा लाइन में आने की वजह से मेरी पढ़ाई की स्थिति कमज़ोर हो गई और मैं घर से बहुत डांट फटकार पढ़ने पड़े। जी और दूसरा क्या है, हमारे उस समय पुरुष प्रधान को ही बोलते थे हमारे घर में, इसीलिए पुरुषों ने अपना शुरू कर दिया था। जी। स्त्री को अलाउ नहीं है। वो जो स्वयं तीजन बाई के साथ हुआ वो मेरे साथ भी। आपके साथ भी हुआ? हाँ, तो बोले ना, हम तो गा रहे हैं बेटा, जी हमारे घर में बेटाओं को करने दो, जी तुम बेटी हो करके मत आओ। जी वैसे भी निषाद समाज में इतना है कि निषाद समाज का भी एक गढ़ चले आ रहा है शुरू से, तमाम प्रकार के प्रपंच है। तो हुआ ना हमारे साथ, हमारे समाजवादी ने, कुटुंब ने छोड़ दिया। मैं पंडवानी गायन शुरू किया तो बहुत कटाई बरते रहे कि भाई इनके घर खाना पीना छोड़ो, क्योंकि इन्हें अपनी बेटी को धंधा कराना शुरू कर दिया, इस तरह का बात कर दिया। अरे पुनराम आप गाते थे ठीक है, आप तो अपने बेटी को भी उतार दिए, कल इसका विवाह कार्य में कैसे करोगे भाई? कैसे करो? 17 लोगों के साथ में जा रहा है आ रहा है, इसका क्या भरोसा? इस तरह का थोड़ा सा गलत व्यवहार से भी संबोधन करने लगे लोग, तो सामना किया हमने भी संघर्ष का। जी। तो आपने भी संघर्ष किया और आगे हम आज भी देख रहे हैं कि बेटियों को केवल एक निश्चित दायरे तक ही, क्योंकि पुरुष प्रधान मानसिकता का समाज आज भी है। जी हालांकि प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं, बेटियां अब हवाई जहाज उड़ा रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, आर्मी में भी भर्ती हो रही है। तो आज की बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी बेटियां सुन रही हैं, कहीं ना कहीं बैठी हुई है हमारी बात को, और ये हैं पांडवानी की एक सुप्रसिद्ध गायिका संपूजा निषाद, संप्रिया पूजा निषाद। तो क्या संदेश हमारी इन बेटियों को आप देना आज चाहेंगे? की आगे बढ़ रही बेटियों को तो मैं यही कहूँगी, अच्छा बात है, हमें हर क्षेत्र में विज्ञान को लेके चलना चाहिए, लेकिन हमारा वो कार्य तब सिद्ध होगा कि हम वेद के ऊपर भी ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने का हमें पूरा अध्ययन नहीं रहेगा, तो गाड़ी का चलाना हमारे ज़्यादा लंबा दूर तक नहीं जाए। नहीं रहेगा। इसीलिए इस चीज़ को किसी भी आप विषय में हो, उस विषय का पूर्ण जानकारी आपको नहीं रहेगा तो उसमें आपको विशारत नहीं मिलेगा। तो विशारत मिलने के लिए एक गाड़ी का उद्गम कहाँ से हुआ? गाड़ी का उद्गम वेद से हुआ। वेद से ही हुआ। प्लेन का उद्गम कहाँ से हुआ है? प्लेन में पायलट बनने के लिए जा रही हो, लेकिन पायलट कैसे बने? तो कुछ अगर प्लेन जो है उड़ने से खराब हो गया तो उसको बनाने के लिए भी तो आना चाहिए, वहीं पे उतर तो थोड़ी जाओ। तो ये भी वेद में है, वेद में। इसलिए हमें वो शिक्षा के साथ साथ वेद की ओर हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा प्लेन जो है आसानी से उड़ सकता है, हम डॉक्टर भी आसानी से बन सकते हैं अगर ये करें तो। कि भी आज भी आयुर्वेद के बिना जी। इलाज सार्थक नहीं है। और लोक कलाओं के बिना जीवन सार्थक नहीं है। लोक कला के बिना जीवन सार्थक नहीं। इसी प्रकार चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, लेकिन उसकी सार्थकता वेद में है। उसको और अध्ययन कर लोगे तो मान के चलो आप अपने जीवन को एक विषय में सार्थकता बना लिए, आप उसके कहने मतलब आप उसका सिद्ध करता हो गए, जी। और ये अच्छा हो जाएगा तो हमारी देश प्रगति में रहेगी, अधूरा नहीं लगेगा। और देश चाहता है देश का विकास हो, तो विकास कब होगा? जब हम विकसित रहेंगे तब देश विकास होगा। हम अपने काम में विकसित रहें। एक सवाल मेरा और मन में अभी उपजा है कि पांडवानी जो लोक गाथा गायन आप करती हैं, इससे आपकी जो आमदनी होती है उससे खर्च चल जाता है आपका? नहीं, चलिए तो उतना तो नहीं है, लेकिन फिर हाल औरों के अपेक्षा जी। मेरी तो खर्चा भी चल रही है, क्योंकि भारतवर्ष में
ये जो वेद पंडवानी शैली हम छत्तीसगढ़ में जी महाभारत को लेके चल रहे हैं, यथावत सत्य कथन को लेके चल रहे हैं। महाभारत की एक एक छंद दोहा चौपाई को हम प्रस्तुत करते हैं। जी बशर्ते कभी कभी क्या होता है, हमारे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ रहता है, जी लेकिन जो मंच प्रस्तुति के लिए समय मिलता है जी वहाँ संक्षिप्त कहने की वजह से हम विस्तार नहीं कर पाते। हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आज के भावी पीढ़ी को, इससे क्या क्या चीज़ उत्पन्न हुई है और क्या चीज़ को हमें सिद्ध करना चाहिए, शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, वो सारा चीज़ इसी में है, लेकिन उतना नहीं जितना चलना चाहिए। अभी आपने कहा कि खर्चे के लिए उतना हमें साधन आर्थिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते इस लोक गायन से, तो इसके अलावा भी कोई आप जैसे कोई नौकरी या किसी तरह का घर में काम या कुछ करती हैं, या केवल जीवन यापन का यही साधन है? नहीं, मेरा तो जीवन यापन का यही साधन है। घर में खेती किसानी है, उससे अपना गुजर बसर, खेती किसानी खाने पीने के लिए तो उससे हो जाता है खेती से। जी और इसमें जो मिल रहा है उसको मैं रोजी रोटी के रूप में नहीं, भगवान की भक्ति कर रही हूँ, ये सोच करके कर रही हूँ। इससे तो मेरा रोजी रोटी चले या ना चले, अरे वो जितना मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट मान रही हूँ, बस ये है। पूजा जी, आगे मैं नमन करता हूँ आपकी एक शक्ति को। जी आपने एक ऐसी मार्मिक बात कह दी है कि मैं इसको रोजी रोटी के लिए नहीं करती हूँ। आप जैसी कला की जो है एक मूर्ति आज हमारे सामने है, मैं नमन करता हूँ आपको और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर एक उन्नति के पथ पर चलें। और जो मैंने अभी मंच पर कहा था उसको भी दोहरा देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको जल्दी से पद्मश्री और पद्म विभूषण आप जैसे सम्मान गुरुजनों मिले। का आशीर्वाद रहे सर। आज आप बस आप ब्रज लोगों में का आई, जबान भगवान की तरह लग जाए, यही मेरी हृदय का प्रसाद है। आज आप हमारे बीच में ब्रज में आई और मैं तो खुद रोमांचित हूँ कि किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित करूँ। बहुत बहुत आभार, आज आपने ब्रज में आकर के हमारे श्री कृष्ण की गाथा को गायन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमन करती हूँ सर। आपने बड़े प्यार के साथ 2 शब्द से आपने इतना बड़े उपहार शब्दों से आपने मेरे को संबोधन किया, इसलिए मैं आपको नमन करती हूँ। नमस्ते।